अब खबरें देखेंगे तफसील से। सबसे पहले बात है रांची की खबर की, जहां पर पुलिस ने शराब के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह महंगे ब्रांड की बोतल में घटिया शराब की रिफिलिंग कर बिहार सप्लाई करता था। रिफिलिंग के लिए पिठौरिया के सुदूर इलाके में 3 गोदाम बनाए गए थे। अगर आप शराब के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि 2 घूंट का ये जाम आपकी जान भी ले सकता है। राजधानी रांची में नकली शराब का बड़ा रैकेट चल रहा है। पुलिस ने एक ऐसे ही बड़े गिरोह का खुलासा किया है। राजधानी रांची में शराब गिरोह का एक उद्भेदन हुआ है। बड़ी मात्रा में शराब की बोतलें और जो शराब है वो भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि पूरा जो गोरख धंधा था वो यहाँ पर शराब, जो कम रेट की शराब की कीमतें थी वो यहाँ लाई जाती थी और उसके बाद उनकी बॉटलिंग कर उन्हें बाजारों में बेचा जाता था। इस गिरोह का जो सरगना है वो बिहार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और बिहार में इस पूरे सप्लाई को चेन था जो यहाँ से पूरी तरह से सप्लाई की जाती थी। कई रैपरें और जो बोतल की ढक्कन है वो भी यहाँ पे बरामद की गई है। सीलिंग मशीन भी बरामद की गई। रांची के पिठौरिया के सुदूर ओयना में नकली शराब का ये गोरख धंधा चल रहा था। 3 गोदाम में महंगे ब्रांड की नकली शराब बनाई जाती थी, जिसकी सप्लाई बिहार और बंगाल में की जाती थी। कुछ अवैध धंधा चल रहा है, इलीगल दारू का, शराब का। इसी सूचना पर हम लोगों ने सीनियर एसपी साहब को बताया था और फिर डीआईजी साहब को भी खबर दी गई थी और इवन के एक्साइज सेक्रेटरी साहब श्री विनय चौबे साहब को भी बताई गई थी। बेसिकली जिला में साइज बहुत कम बेचा जाता, बाहर भेजने का ज्यादा कार्रवाई होता है, इसलिए नुकसान का आकलन करना सही नहीं हो। सर एक चीज और जानना चाहेंगे कि इसमें कुछ मिलावट भी किया जाता था या फिर नहीं, ये केवल क्या जाता था 2-3 बोतलों को भिन्न ब्रांड को मिला के एक ब्रांड बना के मतलब किसी के पुरानी बोतल में भर कर भेज दिया जाता था। नकली शराब के इस रैकेट का मास्टरमाइंड राहुल शर्मा बिहार के जहानाबाद का रहने वाला है। ये लोग कम कीमत की शराब को महंगे ब्रांड के बोतल में रिफिलिंग करते थे। इसके बाद लग्जरी गाड़ियों के जरिए सूटकेस में बंद कर और धान के भूसे में छिपाकर बिहार ले जाते थे। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ रिफिलिंग के सामान, बड़ी संख्या में रैपर्स और 7 लग्जरी गाड़ियां जब्त की हैं। साथ ही गिरोह के 6 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग है। ये बहुत बड़ा रैकेट है जिसमें से अभी तो 6 लोगों की गिरफ्तारी हमने कर चुकी है। जो यहाँ मेन ग्रुप लीडर है राहुल शर्मा एंड ग्रुप, जो जहानाबाद के रहने वाले हैं, इनके साथ 7 गाड़ियां बरामद हुई है, लग्जरी गाड़ियां हैं। वो लोग उस गाड़ियों का इस्तेमाल दारू का वो ब्रीफ केस में रख के, वीआईपी का ब्रीफ केस में दारू को भर के फिर ये लोग ले जाते थे और एक टीम इनकी आगे निकलती थी जो ये देखती थी कि कहीं पुलिस का नाका तो नहीं लगा हुआ है। वो देख के फिर तजवीज करके फिर ये लोग आगे बढ़ते थे और भी ये गोरख धंधा इनका चल रहा था। जब्त शराब की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। बिहार में शराबबंदी है, लिहाजा वहां के लोगों को महंगे ब्रांड की बोतल में घटिया क्वालिटी की शराब देकर ये गिरोह अपनी जेबें भर रहा था। पुलिस अब गिरोह की बड़ी मछलियों की तलाश में जुट गई है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। अगली खबर गुमला से है, जहां 2 भाइयों ने मिलकर अपने भाई की हत्या कर दी और फिर शव को दफना दिया। घटना बरिसा के रामजड़ी गांव की है। नशे में धुत अजय उरांव अपने पिता के साथ दरअसल मारपीट कर रहा था, जिससे गुस्साए उसके भाइयों ने ईंट और टांगी से उसकी हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कब्र से बाहर शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद से दोनों आरोपी भाई फरार हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। और झारखंड सरकार नई खेल नीति लाने की तैयारी में है, जिससे झारखंड के खिलाड़ी तो खुश हैं, लेकिन पुराने खिलाड़ियों में आक्रोश है, क्योंकि सरकार ने उनसे किया वादा अभी तक नहीं निभाया। हाथ में मेडल लिए इन खिलाड़ियों ने कभी देश का मान बढ़ाया था। झारखंड के ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश के लिए कई मेडल जीते, जिसके बाद पूरे देश ने इन्हें सर आंखों पर बिठाया और सरकार ने भी इनको शाबाशी दी। लेकिन अब सरकार इन खिलाड़ियों को भूल गई।
खेल विभाग की तरफ से इनको नौकरी देने का जो वादा किया गया था वो अब तक पूरा नहीं हुआ। 2011 के बाद से बोला जा रहा था। 2014-15 में भी हमने फॉर्म भरा। लास्ट ईयर नवंबर में हमें वापस से फॉर्म भराया गया और 11 फरवरी को 2020 हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हुआ, लेकिन उसके बाद हमें बोला जा रहा है वेट करो। सालों से ये खिलाड़ी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल 246 खिलाड़ियों ने फॉर्म भरा, जिसमें से 33 खिलाड़ियों का चयन हुआ, लेकिन अभी तक इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। खिलाड़ी इस बात से चिंतित हैं कि सरकार जो नई नियमावली लाने जा रही है उससे कहीं उनकी नियुक्ति पर फर्क न पड़ जाए। राज्य के 33 खिलाड़ी इकट्ठे हुए और सरकार को धमकी दी कि यदि 15 अगस्त से पहले सरकार उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं देती है तो वे अपने सारे मेडल सरकार को वापस कर देंगे। हमको बस चावल और दाल के साथ मदद मिला है और जिसको भेजने वाले थे किसी और को सर ने भेजे थे, लेकिन अभी तक वो घर नहीं आए हैं। सर हमको चावल दाल तो नहीं चाहिए, हमको जो सीधी नियुक्ति वाला जो हम लोग फॉर्म भरे हैं उसको बस हम लोग को खिलाड़ी को सभी खिलाड़ी को बस नौकरी दिलवा दीजिए। दरअसल खेल विभाग ने 2019 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को अलग अलग संवर्ग में बहाली के लिए सीधी नियुक्ति का आवेदन मांगा था। फरवरी 2020 में 200 से ज्यादा खिलाड़ियों में से 33 खिलाड़ी का मेडल और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी हो गया, पर अब बहाली को लेकर टाल मटोल किया जा रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है, हम लोग यहाँ पे 10 साल से बस वेट कर रहे अभी भी वही बोला जा रहा वेट करने के लिए। हम लोग को 2019 में नियुक्ति निकाला गया, उससे पहले भी हम लोग डाले थे। सब स्वागत करते हैं कि वो खिलाड़ियों के लिए सोच रहे हैं, लेकिन पहले जो पुरानी नियमावली है उसके अकॉर्डिंग हमारे साथियों ने और हमने लगभग करीब 246 आवेदकों ने आवेदन किया था, जिसमें 33 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट किए गए। तो पहले हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि पहले आप पिछली नियमावली के आधार पे इन 33 खिलाड़ियों को नियुक्त कर दें, उसके बाद नई नियमावली बनाए। देश दुनिया में झारखंड का नाम रोशन कर चुके खिलाड़ी हेमंत सरकार की नई प्रस्तावित खेल नीति का स्वागत तो करते हैं, पर उन्हें डर है कि कहीं नई खेल नीति के आड़ में उनकी नियुक्ति और सुखद भविष्य का सपना अधूरा न रह जाए। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 रांची। तो कभी अपने प्रदेश का नाम रोशन किया था, लेकिन अब भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। आंदोलन को मजबूर हैं ये खिलाड़ी। देखना होगा इनकी बात पर कब सुनवाई होती है। बहरहाल लालू प्रसाद की बात करते हैं। कोरोना के खतरे से बचाने के लिए लालू प्रसाद को बंगले में शिफ्ट किया गया है, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। लालू प्रसाद करीब 8 एकड़ में पहले रिम्स निदेशक के आवास परिसर में रहेंगे। लालू प्रसाद जिस बंगले में रहेंगे उसमें 3 बड़े बड़े कमरे हैं, डाइनिंग हॉल भी है, वहीं 2 बरामदा भी है और सभी कमरे से अटैच बाथरूम भी है। लालू की सुरक्षा के लिए बंगले में सीसीटीवी लगाए गए हैं, वहीं भारी सुरक्षा बल भी तैनात है। खतरे से बचाने के लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को रिम्स के पेइंग वार्ड से रिम्स निदेशक बंगला, जिसको केली बंगला कहा जाता है, उसमें शिफ्ट किया गया है। हम दिखलाना चाहेंगे कि यही बंगला नंबर 1 है। केली बंगला एक अंग्रेज अधिकारी के नाम पे ये बंगला है। चूँकि 100 साल पुराना ये बंगला है, जब RMCH यानी कि वर्तमान में जो रिम्स है वो बना, तो इसे निदेशक का जो आवास है उसमें इसको तब्दील किया गया है। 8 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा का पूरा कैंपस है। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखलाएं कि किस तरह से सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। काफ़ी बड़ा परिसर है और सुरक्षा के चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। 2 दरवाजे यहाँ पर हैं, लेकिन एक जो गेट है उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है और एक जो पूरब वाला जो गेट है उसको ही खोला गया है और वहाँ पर भी चाक चौबंद व्यवस्था है। अपने कैमरा पर्सन से कहें दिखाएं कि किस तरह से जो गंधारी हैं या सशस्त्र पुलिस के जवान हैं वो दिख रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी जो व्यवस्थाएं है वो यहाँ पर की जा रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अभी इस कैंपस में जहाँ लालू प्रसाद अभी भर्ती हैं निदेशक कक्ष, यहाँ पे जो संतरी है 6 नए संतरी पोस्ट बनाए जा रहे हैं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 4-1 का फोर्स होगा और कुल 30 संतरी और पुलिसकर्मी को बढ़ाया जाएगा। जो मेन गेट है यहाँ पर भी सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है। पुलिस के जो तंबू या टेंट कह सकते हैं उसको लगाया गया है कि किसी तरह से यहाँ पर कोई खतरा नहीं हो और जो सुरक्षा के लिए जो इंतजाम होने चाहिए वो यहाँ पर जरूर किए जा रहे हैं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यहाँ पे
नर्स और डॉक्टरों की भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि आपात समय में जब अगर जरूरत पड़े तो लालू प्रसाद को चिकित्सा सेवा भी तत्काल उपलब्ध कराई जा सके। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। तो लालू प्रसाद को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए तमाम इंतजाम यहां पर किए गए हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कोरोना को लेकर क्या है झारखंड की स्थिति। जी हां, झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 15,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में 24 घंटे में 1060 नए मरीज मिले हैं। मुख्यमंत्री आवास के 22 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। गोड्डा में सबसे ज्यादा 339 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 13 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अब तक 142 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है राज्य भर में। राज्य में कोरोना के 9,074 एक्टिव मरीज हैं। तो अब तक का कोरोना अपडेट यही है। जमशेदपुर की बात करते हैं, जहां पर कोरोना का प्रकोप लगातार फैल रहा है। 2200 के पार कोरोना के मामले पहुंच चुके हैं, जिसमें मौत की संख्या 50 के पार है। कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम में अब ट्रू नेट मशीन से जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से टीएमएच में बेड की संख्या बढ़ा दी गई है। वहीं सिद्धगोड़ा के वोकेशनल कॉलेज को भी कोविड वार्ड बनाया गया है। जमशेदपुर में कोरोना का प्रकोप जो है वो जारी है और लगातार अभी तक अगर आंकड़ा बताएं तो 2200 के पार पहुंच चुका है आंकड़ा। और कोल्हान का जो सबसे बड़ा अस्पताल है एमजीएम अस्पताल, यहाँ भी किस तरह की स्थिति है और किस तरह की व्यवस्था है, ये हमारे साथ डॉक्टर नकुल चौधरी जी जो हैं वो एमजीएम अस्पताल के उपाधीक्षक हैं, इन्हीं से जानेंगे सर किस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि इतना माने भारी संख्या में। देखिए, दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और है कि मरीज अब सीरियस मरीज भी आ रहे हैं। तो मेरे यहाँ जो है आइसोलेशन बेड वो 100 मरीज रखने की व्यवस्था है और 72 में ऑक्सीजन पॉइंट लगा हुआ है। सरकार की तरफ से एक नया ट्रू नेट मशीन दिया गया है। आईडीएसपी भेजना पड़ता था या फिर आरटीपीसीआर में कॉलेज भेजना पड़ता था, तो ट्रू नेट से हम लोग अभी जांच कर ले रहे हैं। अब तक सर जो शहर है इसमें या इस जगह के अलावा और कई जगहों पर भी कोविड वार्ड बनाए गए हैं। टीएमएच में संख्या बढ़ाई गई है, टाटा मोटर्स हॉस्पिटल में संख्या बढ़ाई गई है। दूसरा जो प्रोफेशनल कॉलेज हॉस्टल था पहले वो क्वारंटाइन सेंटर था, अब उसको भी एसिम्टोमेटिक केस रखने के लिए उसको चिन्हित किया गया है। लोगों से क्या अपील करना चाहें? लोग से यही अपील है जो बार बार किया जा रहा है, सरकार भी कर रही है, मास्क जरूर लगावें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बगैर इसके पालन के ये चेन नहीं टूटने वाला, और यदि चेन नहीं टूटेगा तो संख्या बढ़ती रहेगी। बिल्कुल सही कहा। ये थे डॉक्टर नकुल चौधरी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आप घरों से बाहर निकलते हैं तो केंद्र और राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन जरूर करें, तब जा कर के हम कोरोना पर जीत हासिल कर सकेंगे। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। तो लोहर नगरी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जितने भी इंतजाम किए जा रहे हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। इधर लोहरदगा का पावरगंज मिशन चौक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जिसमें व्यवसाय पर इसकी वजह से असर पड़ा है। इस चौक पर बैंक की 12 शाखाएं हैं जो कि बंद हैं। यहां प्रतिदिन लाखों का काम होता था, लेकिन कंटेनमेंट जोन होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोग प्रशासन से बैंक खोलने की गुहार लगा रहे हैं। बहुत परेशानी हो रही है और जिस वक्त देश में लॉकडाउन, पूरा देश में लॉकडाउन किया हुआ था, उस समय भी आम जनता को बैंक के द्वारा सुविधा मिली थी, सरकार के द्वारा सुविधा मिली थी। बैंक सभी जगह खुले हुए थे। वहीं सरायकेला में कोरोना से निपटने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद हो गया है। जिला प्रशासन की तरफ से इलाके को चिन्हित कर कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन ने 3 कमेटियां बनाई हैं जो जिला स्तर पर काम कर रही हैं। डीसी ने जल्द ही जिले में बेहतर हालात की उम्मीद जाहिर की है। इसके अलावा ब्लॉक लेवल टीम्स भी तैनात किया है, खास करके जो अर्बन एरिया है जैसा अत्तेपुर और गमरिया, चांडिल में हम लोग ज़्यादा टीम्स लगाए हैं, ताकि जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना है और उन लोगों को आइसोलेशन करना है। ये 2 काम यदि 24 आवर्स के भीतर करेंगे तो हम लोग मेरे विचार में जो है ज़्यादा तरफ हम लोग कोविड को फाइट करने में अच्छा सफलता मिलेगी। कमेटी गठित करेंगे और तीनों कमेटी जो है कोई भी नया पॉजिटिव केस आएगा तो उसको तत्काल प्रभाव से कैसे इसका मैनेजमेंट शुरू कर दिया जाएगा, कैसे हॉस्पिटल भेजे जाएंगे, कैसे इसको कॉन्टेक्ट सर्वे कर पाएंगे, कैसे इसको हम लोग
मॉनिटर कर पाएंगे और कैसे फिर इसको जो है कोई भी कोविड केयर सेंटर में रख के अच्छा से ट्रीटमेंट दे पाएंगे। उधर गुमला में तेजी से बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए ग्रामीण इलाकों के लोग भी इलाज के लिए सदर अस्पताल आने से डर रहे हैं। सदर अस्पताल में समुचित व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीणों में भय है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित स्वास्थ्य केंद्र भी बदहाल है, जिससे मरीज काफी डरे हुए हैं। डीसी का कहना है कि वो स्वास्थ्य केंद्र को दुरुस्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक नहीं है, यहाँ बाउंड्री वाउंड्री नहीं है, यहाँ बिल्डिंग है सो पूरा जर्जर हुआ पड़ा है और खिड़की उड़की सब यहाँ टूट फूट गया है। शौचालय भी नहीं है यहाँ जो मरीज उरीज आता है उन लोग को परेशानी होता है यहाँ। इसको हम देख रहे हैं और इसमें भी हम सुधार करेंगे और जहाँ तक हो लोगों को सुविधा हम ज़्यादा से ज़्यादा दिलवाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, इसको भी इंश्योर